हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अकाउंट्स के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं कैसे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, कहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना पड़ता है, कहाँ पर आप मिस्टेक करोगे तो मार्क्स कटेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे बोर्ड के एग्जाम में या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पेपर को प्रेजेंटेशन करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का जो एग्जाम होता है, सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो एग्जाम होता है उसका जो पेपर चेकिंग होता है मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मीन्स आपका पेपर स्कैन किया जाता है, उसके बाद पेपर क्या होता है, चेक होने के लिए जाता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा फ्रेंड, आप लोग ब्लैक पेन यूज करो। और ब्लैक पेन से इसलिए यूज करो क्योंकि जो पेपर स्कैन हो प्रॉपर तरीके से इसको स्कैन होना चाहिए, और आपको पेपर स्कैन होने के बाद जो चीज़ें वर्ड लिखते हो वो दिखना चाहिए। यदि आप डार्क पेन यूज कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A डालो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हूँ। और यदि आपको यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1A। यदि आप अटेंड कर रहे हो, आप छोटा सा मार्जिन हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन खींच दो। यदि आपको चाहिए तो मार्जिन आप पेन से भी खींच सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको पेंसिल से होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेंसिल से स्कैन किया हुआ चीजें दिखाई नहीं देता है, तो आप इसको पेन से भी मार्जिन खींच सकते हो। इसके बाद एक मार्जिन आपको इस साइड भी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं यहाँ से इतना मार्जिन इधर से खींच देते हैं, इतना मार्जिन इधर से खींच देते हैं। ये राइट पेपर का प्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा मार्जिन यहाँ पे इस साइड से खींच देना है, एक यहाँ से इस साइड से खींच देना है। अभी आंसर 1 का ए हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो आंसर 1A लिखेंगे। जो भी आपको सेंटेंस दिया वो सेंटेंस को प्रॉपर वापस से लिखिए। ट्रू फॉल्स लिखने के लिए दिया गया था, तो आंसर लिखो, यहाँ पे ट्रू लिखो। देखो, मैंने इसको ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन किया, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने आपको बताया कि स्कैन करने के बाद पेपर दिखना चाहिए। यदि आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है स्कैन सिस्टम नहीं है तो आप लोग पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप पेन से करो। तो 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे लिखो, और सब क्वेश्चन के जो आंसर रहते हैं सेपरेट लिखो, और आंसर को जो मेन आंसर रहेगा उसको अंडरलाइन करना जरूर फ्रेंड, जिससे एग्जामिनर को पेपर चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जितने भी है चीजें आपको अटेंड करने हैं, और मैं आपको साथ में एडवाइस दूंगा, यदि आपको ऑप्शन के साथ 12 ऑब्जेक्टिव दिया है और आपको बोला गया ओनली 10 अटेंड करने हैं, तो आप क्या करो, 12 के 12 पूरा अटेंड करो। इवन आपको 1 2 मार्क्स बाद में यदि रॉन्ग भी रहेगा तो उसके भी मार्क्स जो सामने वाला रहेगा एग्जामिनर दे सकता है, मिलने के चांसेस रहेंगे। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी आया है, यदि आपको 1 का बी है तो उसको आप न्यू पेज से स्टार्ट करो फ्रेंड। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पेज से स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1B। आंसर 1B, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको लिखो, और उसका जो राइट आंसर रहेगा उसको लिखो, और उसको 2 बार अंडरलाइन करो। ब्लैक पेन से ही आप अंडरलाइन कर दो। जो मेन आंसर है वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का अंडरलाइन किया हुआ रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से। लास्ट ईयर के पेपर का देखो मैंने पूरा आंसर लिख के रखा हूं, और आपको बता रहा हूं कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन के पूरे तरीके थे। यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपके नंबर लिख देने हैं, और यहाँ पे जो भी आपका राइट आंसर रहेगा उसको आप अंडरलाइन करो। सेकंड मिस्टेक आप मत करना फ्रेंड, बहुत बार क्या होता है हम लोग इसको कट करते हैं, कट करके इसके ऊपर वापस से आंसर लिख देते हैं। ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलता। यदि आपने कट करके वापस से आंसर लिखा है, आपने पहले यहाँ पे ट्रू लिखा था, कट करके आपने फॉल्स लिखा, तो आपको एग्जाम में नंबर मार्क्स नहीं मिलते हैं। और चीजों को ब्लैंक मत छोड़ना। यहाँ पे आप ऐसा बहुत बार होता है हम लोग ब्लैंक लिख देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखना भूल जाते हैं। तो आप चीजें को ये सब क्लियर करके आप जो भी आंसर आपको आ रहा है पहले लिख लो, जो आंसर नहीं आ रहा है उसको क्वेश्चन पेपर पे आप टिक मार्क करके रखो कि अभी तक मैंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हूँ। इसको आकर बाद में पेपर सबमिट होने से पहले 10 मिनट पहले आप जाकर लिख दो उसको। नहीं तो बहुत बार क्या होता है हम लोग जल्दबाजी में पेपर सबमिट कर देते हैं और राइट ऑप्शन नहीं लिखते हैं, या ऑप्शन लिखते ही नहीं, तो ऐसे में आपके मार्क्स भी मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आया है। यदि आपको यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया बायबैक ऑफ शेयर से, तो बायबैक ऑफ शेयर से जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इन द बुक्स ऑफ द, जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो नाम लिखना मत भूलना फ्रेंड। जैसे यहाँ पे देखा मयूर्स लिमिटेड बुक दिया है, इन द बुक्स ऑफ मयूर्स लिमिटेड, आंसर 2 मैंने डाल दिया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मयूर्स लिमिटेड आपको लिख देना है।
आंसर नंबर 2 लिख दिया। ये फॉर्मेट बनाया, देखो यहाँ पे मैंने 1 A B C असर्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, बायबैक के जो कंडीशन है उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया। सोर्सेस मैंने लिखा, इसको चाहिए तो आप पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, पेन से इसको अंडरलाइन कर दो। इसके अंदर जो भी आइटम रहेंगे यहाँ पे लिखो। यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो उसको 1 लाइन में, ठीक है, एक बार में कैंसिल करो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग इसको बार बार ऐसे 3-4 बार क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिससे हम लोग का पेपर का प्रेजेंटेशन खराब होता है, हम लोग के मार्क्स में कम मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखते नहीं, तो आप जब 0 लिखो या जहाँ पे आपको कॉमा दे रहे हो वो कॉमा भी आप प्रॉपर जगह पे कॉमा दो। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे इसका तीनों का टोटल यहाँ पे था, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखूंगा। फिर इसके टोटल यहाँ पे जो अमाउंट है उसका 25% निकाला, देखो मैंने अमाउंट को अंडरलाइन किया, 25% निकाला, आउटर कॉलम में लिखा। डेब्ट इक्विटी रेशियो लिखा, इसको भी मैंने अंडरलाइन करके रखा हूँ। तीनों कंडीशन को मैंने लिखा और तीनों के अमाउंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट बायबैक मैंने जितना रहा मिल गया। अभी हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक को बायबैक प्राइस से मैंने डिवाइड किया, तो ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। तो यहाँ पे चाहिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इतने आए, इतने शेयर्स हम लोग को बायबैक करने हैं। अभी आपको कंक्लूजन लिखना है, हो सकता है आपको टीच करते समय ये चीजें नहीं बताया गया रहेगा, लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिख के यहाँ पे बताओ मैक्सिमम अमाउंट बायबैक निकालने के बाद कि बायबैक कैन बी, देखो कंपनी कैन बाय बैक कितना नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, 1,96,250 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹20 पर शेयर्स में क्या कर रही है कंपनी, बाय बैक कर रही है। तो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया कैसे लिखना है। अभी आपको जनरल एंट्री पूछा, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, आप सीरियल नंबर बनाओ, पर्टिकुलर्स लिखो, LF लिखो, डेबिट और क्रेडिट रुपीस लिखेंगे हम लोग। डेबिट लिखने के बाद देखो यहाँ पे ब्रैकेट में रुपीस का सिंबल भी लिखो। बहुत बार स्टूडेंट क्या होते हैं यहाँ पे क्रेडिट लिख देते हैं, डेबिट लिख देते हैं, या रुपीस का सिंबल नहीं लिखते हैं। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड, आप लोग क्या करते हो यहाँ पे सिर्फ रुपीस का सिंबल लिख देते हो, डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हो। तो ये चीजें आपको लिखना प्रॉपर तरीके से। फिर कैश बैंक अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे डेबिट लिखो, क्रेडिट। बहुत बार ये स्टूडेंट जो रहते हैं 2 है ना, ये 2 को ऐसे स्मॉल 2 लिखते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है, 2 हमेशा कैपिटल रहता है। और यहाँ पे देखो जहां पे डेबिट का पार्ट्स रहता है कुछ जगह हम लोग को हाफ इंच छोड़ के उसके बाद क्रेडिट वाला पार्ट्स हम लोग लिखते हैं। बिंग करके नरेशन लिखना है, जो नरेशन आपको रहेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो वो लिखा मैंने, या आपको और भी जो भी सेंटेंस नहीं आता सेंटेंस को कॉपी करके आप लिख सकते हो ऐसे, या आपको नरेशन बनाने आता रहेगा फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्री को क्या करना है, बायबैक के प्रेजेंट करने हैं। यदि आपने ये प्रॉपर प्रेजेंट किया, फिर आपको वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पे बना सकते हो फ्रेंड। आपको देखो बैलेंस शीट पूछेगा, इस सब में बैलेंस शीट नहीं पूछा था तो मैंने पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाया, बट आपको बैलेंस शीट पूछेगा तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए देखो यहाँ पे भी आपको सीक्वेंस लिखना है। यहाँ पे नोट्स के नंबर डालना मत भूलना फ्रेंड, कि नोट्स आप जो शेड्यूल बना, जो नोट्स बना रहे हो कैसे बनाना है, नोट्स के नंबर यहाँ पे लिख के रखो, अमाउंट्स के कॉलम अमाउंट्स के, और यहाँ पे टोटल लिखने का और अंडरलाइन करके रखने का, ये अपना लायबिलिटीज के टोटल है और ये असेट्स के टोटल है। तो इस तरीके से बाय बैक के आपको प्रेजेंट करने हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का पूछा था और कैश बैंक का, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स ऐसे लिखना है, जो नोट्स नंबर आपने यहाँ पे डाल के रखा है, जो नोट्स नंबर आपने यहाँ पे डाल के रखा है सेम नोट्स नंबर यहाँ पे आपके रहने चाहिए। और देखो यहाँ पे अमाउंट्स लिखना है, अमाउंट रुपीस लिख दो ब्रैकेट में, फिर इसके हर एक के टोटल मार्क के वहां पे आपको क्या कर देना है, फाइनल बैलेंस शीट के अंदर लिख देना है। इस तरीके से यदि आपके बायबैक के समय तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है, मान लो सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, सिर्फ उसमें नोट्स टू अकाउंट्स पूछा था, जो सम मैं सॉल्व किया, जो सम आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 3rd का ये पूछा है, तो 3rd के ए में मैंने क्या किया, नोट्स टू अकाउंट्स लिखा, 1 2 हम लोग ने जो भी नोट्स टू अकाउंट्स था मैंने बना दिया यहाँ पे। इसके बाद इसमें एक बी क्वेश्चन भी था, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी में अटेंड कर रहा हूं तो यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, कंपनी का नाम आपको शेड्यूल से दिया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के, तो ये पूरा फॉर्मेट में मैंने कैलकुलेट कर दिया था। क्वेश्चन 3 का ए लिखा मैंने अलग से, 3B यहाँ पे मैंने लिखा है अलग से। यहाँ पे देखो इसमें कम पेज थे इसलिए मैंने दूसरे पेज यूज किया, आपको सेम पेपर में लिखना रहेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे ए भी लिखो, आंसर 3B, ये तरीका है। यदि आपके इन्वेस्टमेंट के सम आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे इन्वेस्टमेंट पूछा था, तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि इन्वेस्टमेंट में कॉलम बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कैसे पूरे पेपर को प्रेजेंट किया जाए, ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है,
बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर ये मार्जिन यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ फ्रेंड, अकाउंट्स के पेपर में आप मार्जिन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डेबिट वाला यहाँ तक क्रेडिट वाला इसके नीचे बना देते हैं। जो पार्ट्स मैंने इस साइड लिखा हूँ इसको नीचे बनाते हैं। ऐसी मिस्टेक आप मत करना फ्रेंड, नहीं आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करो, आमने सामने के दोनों पेज यूज कर लो, लेकिन आमने सामने की दोनों पेज यूज करने के बाद इन द बुक्स ऑफ आप यहाँ पे लिख के छोड़ दोगे, इसको अलग रहेगा तो आपको कैसे सामने वाले एग्जामिनर को समझेगा। तो ऐसा लिखो, इन द बुक्स ऑफ पूरा दोनों पेज पे जाने चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 12%, और जिस दिन इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का जो डेट रहेगा आप यहाँ पे लिख दो। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें डेबिट और क्रेडिट आपको लिख देना है। डेट लिखना है पर्टिकुलर्स, नॉमिनल नंबर या फेस वैल्यू, यहाँ पे रुपीस का सिंबल लिखना मत भूलना। इंटरेस्ट रुपीस का सिंबल, कॉस्ट रुपीस का सिंबल। ऐसे में बहुत बार क्या होता है, हम लोग ये सब चीजें लिख देते हैं लेकिन रुपीस का सिंबल लिखना भूल जाते हैं, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तो आपको मिलेंगे बट फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप चाहो तो इसके एक एक लाइन छोड़ के आप प्रेजेंट करो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड हम लोग का सेल्स का एंट्री है, तो मैंने या इंटरेस्ट का है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर जो बनाऊंगा 3 बनाया, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर मैं 3 लिख दूंगा, और उसको 3 वर्किंग नोट नंबर जाके आपको यहाँ पे बनाने हैं। हर एक ट्रांजेक्शन पे आप छोटे छोटे वर्किंग नोट बनाओ, क्योंकि इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं जाते हैं, आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, और वर्किंग नोट्स इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, ऐसा लिख कर दिया रहता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट बनाना हर एक का सेल्स के यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लिखो वर्किंग नोट नंबर 3 में आपने कैलकुलेट किया सेल्स का, कि हम लोग को किससे कैसे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 3 में, इसको 4 हो गया, तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे डाल के रखो, 5 हो गया। तो आप क्या करना है, वर्किंग नोट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ सेल करने पे तो लिखने का 2 प्रॉफिट, और इस साइड 2 रहता है। आप डेट लिखो, जैसे ही आपका 12 दिसंबर के बाद न्यू ईयर से स्टार्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे आप 18 लिखो। नहीं तो ऐसी मिस्टेक करोगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपने ईयर्स नहीं लिखा, या ईयर्स रॉन्ग लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए तो छोटी छोटी चीजें जो है क्लियर रहनी चाहिए, आपको पता रहनी चाहिए फ्रेंड। इसके बाद और आगे आते हैं आपको वर्किंग नोट बनाने प्रॉपर, हर एक के परचेस किए थे तो कैसे आया था, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था मैंने। उसके बाद हम लोगों ने सेल्स के क्या वर्किंग नोट है, सब हर एक चैप्टर के अलग अलग प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसी में मैं बताऊंगा फ्रेंड, तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को समझेगा भी नहीं। अभी जैसे यहाँ पे 5th वाले में आपको कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा था, तो जनरल एंट्री पूछा था, इन द बुक्स लिखो ऑफ द। और एक चीज मैंने बायबैक में आपको बताया कि बैलेंस शीट के ऊपर ये लिखना मत भूलना फ्रेंड, आफ्टर बायबैक। ऐसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद यदि आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। रॉन्ग हो गया तो आप एक लाइन में कट करो, ऐसे ज्यादा ऐसे इसको मत करो, ऐसे खींचो मत, यहाँ पे बार बार ऐसे चला के पेन। आपको जो रॉन्ग हुआ सिर्फ उसको एक बार लिखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, जनरल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो लिखो। फिर यहाँ पे आप चाहिए तो प्रेजेंट कर सकते हो कि कितने शेयर्स को कितने पर रिड्यूस किया, कितने प्राइस में क्या शेयर है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नरेशन लिखना है आपको, नरेशन में आगे वर्ड बीइंग से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट में लिखो, हर एक एंट्री के बाद एक लाइन छोड़ो कि क्लियर दिखना चाहिए इसे। आप इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री प्रेजेंट कर सकते हो। ये पूरा सिस्टम है जर्नल एंट्री, और लास्ट में आप इसे टोटल कर दो। बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने पेज टर्न किए तो वापस से यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिख देते हो, ये मत करो, ये चीजें आपको नहीं करना है। एक बार आपने डेबिट क्रेडिट लिख दिया तो सामने वाले को समझेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स पूछा आपको, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कैपिटल जो भी नाम रहेगा वो लिख दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखो, 2 रहेगा इस साइड, और यहाँ पे बाई रहता है, और पोस्टिंग करो, जेएफ का छोटा सा कॉलम बना दो, इसको टोटल मारो, कैपिटल रिजर्व इसका एंट्री यहाँ पे आता है वो एंट्री पास करो। बहुत बार बच्चे इसका एंट्री पास करना है पे भूल जाते हैं, ये एंट्री आपको पास करना है। बैलेंस शीट पूछेगा तो जैसा बैलेंस शीट और शेड्यूल मैंने बायबैक में बताया सेम ऐसे ही बनाना रहता है, बैलेंस शीट वही रहता है, बट यहाँ पे लिखा रहेगा बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको यदि थियोरी पूछे रहेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, मैं एक ही क्वेश्चन लिख के बताया हूँ, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे 6 का 4 मैंने अटेंड किया, आप 6 का ए अटेंड कर सकते हो, 6 का कोई भी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6-4, आंसर 6-4, यहाँ पे उसके मीनिंग लिखो, इसको पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। फिर जो भी बेनिफिट था, द फॉलोइंग द बेनिफिट ऑफ बायबैक यहाँ पे मैंने लिखा, और उसके बाद एक एक लाइन में क्या करो, सिस्टमेटिक वे से लिखो इसको।
अच्छे से, किसका प्रेजेंटेशन अच्छे से रहना चाहिए। यदि अकाउंट्स में सब प्रेजेंटेशन पे आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखें तो ऑफकोर्स आपके बोर्ड एग्जाम में या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड। मैं अलग से आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर के कैसे प्रेजेंटेशन करने फ्रेंड, छोटे छोटे वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहे तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।